हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यस्त जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए स्पेशल जो है कि एग्जाम टारगेट फिजिक्स का लगभग जो है कि 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए हैं, जो सारे टॉपिक वाइज प्रश्न रहने वाला है। देखिए बिहार डीएलएड में जिस जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है वो सारा टॉपिक आज के इस लेक्चर में कवर करवा देंगे हम, और साथ में उस टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है सारा आज के इस लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 100 प्रश्न तो आपको पूरा हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है। इसके साथ में बहुत सारा वन लाइनर फॉन्ट में आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो लगभग जो है कि आज के इस लेक्चर में 200 से लगभग 300 प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा फिजिक्स का टेंशन ही खत्म हो जाएगा आपका। बट इसको बार बार सिर्फ रिवाइज करते रहिएगा तो काम आपका हो जाएगा। उसी प्रकार से जल्द ही आपको बायोलॉजी का, उसके बाद केमिस्ट्री का लेक्चर दे देंगे। ये एग्जाम टारगेट लेक्चर है, एग्जाम से पहले सिर्फ इसको कवर करके चल जाइएगा, प्रॉपर याद करके चल जाइएगा, काम आपका हो जाएगा। पेपर में प्रश्न यहीं से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा। अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी को सभी से रिक्वेस्ट करेंगे लाइक करके शेयर कीजिएगा आप सभी, क्योंकि लेक्चर को तैयार करने में काफी ज्यादा एफर्ट लगता है, काफी ज्यादा मेहनत लगता है। तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा आप सभी। देखिए आज का सबसे पहले हम सभी जो शुरुआत करेंगे एसआई मात्रक से। देखिए यानी कि एसआई यूनिट से काफी ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, और यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके पेपर में आ जाता है। तो 1 से 2 नंबर आपको दे के जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होना तो आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। अगर नहीं पता होगा तो ध्यान से आप सभी देखिएगा, ठीक है। तो देखिए बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन बल का एसआई मात्रक होता है। सिर्फ प्रश्न को याद करते चलिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। देखिए जितने भी एसआई मात्रक से प्रश्न बन सकता है वो सारा प्रश्न कवर हो जाएगा आपका। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, ठीक है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, यानी कि सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी, क्वेश्चन नंबर 4 है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक आप सभी को बताना है। बता सकते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा एम्पियर। याद रखिएगा आप सभी, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। चीजें क्लियर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। तो सभी को पता होगा ताप का क्या होता है, केल्विन होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो दाब का होता है पास्कल। सिर्फ प्रश्न को याद करते चलिएगा आप सभी, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। देखिए ये क्विक आपका कह सकते हैं कि क्लास रहने वाला है, ये रिवीजन के तौर पर इसको ले सकते हैं आप सभी। अगर एक बार इसको कवर कर लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं तो चीजें आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज जो होता है, यानी कि ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। बात समझे, क्या होता है, ओम। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपसे भी, ऊर्जा का एसआई मात्रक। तो देखिए ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, बता सकते हैं कोई हमको, जूल होता है ऊर्जा का एसआई मात्रक। क्या होता है, जूल। अगला क्वेश्चन है कि वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वेग का मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए एसआई मात्रक को एक बार वन लाइनर में देख लीजिए आप सभी, तो चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितना है, तो कुल 7 मूल मात्रक है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, सभी को याद जरूर करते चलिएगा। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। पदार्थ का एसआई मात्रक क्या होता है, मोल होता है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है, केंडला होता है। बल का एसआई मात्रक अभी बताए थे न्यूटन। कार्य का एसआई मात्रक बताए जूल। शक्ति का एसआई मात्रक बताए वाट। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आवृत्ति का क्या बताएं, अभी हर्ट्ज बताएं। उसके बाद है विद्युत विभव का एसआई मात्रक, ये वोल्ट होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। उसके बाद है धारिता का एसआई मात्रक। तो धारिता का एसआई मात्रक होता है फेराडे। बात समझे, क्या होता है, फेराडे। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, बीबर होता है। क्या, बीबर। उसके बाद है प्रेरक तत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका हेनरी होता है। क्या, हेनरी। वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा आप सभी। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका है, त्वरण का। घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व का। संवेग का एसआई मात्रक
केजी, याद रखिएगा केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये संवेग का है। कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है और ठोस कोण का एसआई मात्रक स्टेडियन होता है। तो इतना सा आप सभी एसआई मात्रक के बारे में याद रख सकते हैं आप सभी, यहां से प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। अब आइए हम सभी न्यूटन से संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए न्यूटन से संबंधित भी काफी ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। देखिए न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। न्यूटन का प्रथम नियम जो है ये जड़त्व के नियम से संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि संसार में जितने भी वस्तु है जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति गति कर रहा है तो वो गति करता रहेगा, कोई व्यक्ति रुका है तो रुका ही रहेगा उस पर जब तक बाह्य बल ना लगाया जाए। अगला है न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बल की परिभाषा मिलता है दूसरा नियम से। न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है? तो क्रिया टू प्रतिक्रिया, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि विपरीत प्रतिक्रिया बताता है न्यूटन का तीसरा नियम। बात समझे? चलिए अगला क्वेश्चन है कि बल का सूत्र क्या होता है, बता सकते हैं बल का सूत्र क्या होता है? तो F बराबर m इंटू ए हो जाएगा, यानी कि आपका फोर्स बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुना त्वरण होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो m आपका द्रव्यमान होगा, a आपका त्वरण होगा, बात समझे। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुना त्वरण। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है, किस पर? द्रव्यमान पर, यानी कि सी राइट आंसर है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी, संवेग का एसआई मात्रक बताइए आप सभी। देखिए संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, याद रखिएगा आप सभी। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड जो है ये संवेग का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी वस्तुओं को किस बल के कारण आकर्षित करती है? तो पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु टिका हुआ है तो वो किस बल के कारण? गुरुत्व बल के कारण, ना कि गुरुत्वाकर्षण। तो ऑप्शन में गुरुत्व नहीं दिया गया है तो गुरुत्वाकर्षण बल हम यहाँ पर टिक कर सकते हैं। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रहा है, बात समझे आप सभी। तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल है, जबकि अगर पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु टिका हुआ है तो वो आपका गुरुत्व के कारण, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। तो ऑप्शन में सी की तरफ यहाँ जा सकते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन है कि कार्य का सूत्र क्या होता है? तो देखिए कार्य का सूत्र होता है कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, यानी कि ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। तो ये आपका वर्क हो जाएगा। एफ को हम सभी क्या कहते हैं? तो एफ को फोर्स कहते हैं और एस को हम सभी क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये आपका विस्थापन हो जाएगा जो एस से डिनोट करते हैं इसे। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस हो जाएगा। अगला है शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो शक्ति का सूत्र हो जाएगा P बराबर WT हो जाएगा, यानी कि शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटा समय, कि कितना कार्य था कितना समय लगा, तो इससे शक्ति का पता चलता है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अब आइए न्यूटन का नियम से कुछ प्रश्न संबंधित देख लीजिएगा आप सभी, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु के जड़त्व का माप क्या होता है? तो द्रव्यमान होता है। भारी वस्तु में जड़त्व अधिक होता है या कम? तो भारी वस्तुओं में जड़त्व अधिक होता है। चलती बस के अचानक रुक जाने पर यात्री आगे की ओर झुकता है, ये जड़त्व का नियम या न्यूटन का पहला नियम है। अगला है कि पेड़ को हिलाने पर फल नीचे क्यों गिरता है? तो ये जड़त्व के कारण गिरता है। आपको बताए थे कि अगर कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो पेड़ को हिलाएं तो फल नीचे गिर गया, यह जड़त्व का नियम है। अगला है बल का मात्रक न्यूटन किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा था? आइजैक न्यूटन के नाम पर। अगला है कि एक न्यूटन बल किसे कहते हैं? तो एक न्यूटन बल कहते हैं 1 केजी द्रव्यमान में 1 मीटर प्रति सेकेंड त्वरण उत्पन्न करने वाला बल को हमसे क्या कहते हैं? 1 न्यूटन बल कहते हैं। बात समझे? 1 केजी द्रव्यमान में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करने वाला बल को हम सभी 1 न्यूटन बल कहते हैं। अगला है न्यूटन का दूसरा नियम गणितीय रूप में क्या दर्शाता है? तो F बराबर m इंटू ए हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण हो जाएगा। बंदूक चलाने पर पीछे की ओर झटका क्यों लगता है? यह क्रिया टू प्रतिक्रिया के कारण होता है, यानी कि न्यूटन का यहाँ तीसरा लॉ कार्य करता है, विपरीत प्रतिक्रिया। अगला है तैराक पानी को पीछे की ओर धकेलता है, यह किस नियम का उदाहरण है? तो तैराक पानी को पीछे की ओर धकेलता है और वह आगे की ओर बढ़ता है, तो ये न्यूटन का तीसरा नियम कार्य करता है यहाँ पे। अगला है घोड़ा गाड़ी को कैसे खींचता है? तो ये घर्षण बल के कारण खींचता है, ध्यान रखिएगा। अगला है यदि किसी द्रव्यमान स्थिर हो तो बल किसके समानुपाती होगा? तो त्वरण के समानुपाती होगा। बात समझे? तो यदि द्रव्यमान स्थिर होगा तो बल
त्वरण के समानुपाती होगा। अगला है कि रॉकेट ऊपर क्यों उड़ता है? क्योंकि गैसों को नीचे फेंकने पर प्रतिक्रिया बल मिलने से रॉकेट ऊपर उठने लगता है। अगला है फुटबॉल को किक मारने पर वह गति में क्यों आती है? क्योंकि लगाए गए किक बल के कारण। ध्यान रखिएगा, अगर एक फुटबॉल है, इस पे किक मारिएगा तो वो गति में चला जाता है, तो इस पे बल लगाया गया तभी वो गति में गया। वस्तु की गति की दिशा बदलने के लिए क्या आवश्यक है? तो बाहरी बल आवश्यक है। अगर किसी भी वस्तु का गति का दिशा बदलना है तो बाहरी बल उस पर चाहिए। अगला है कि आराम की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसे विराम जड़त्व कहा जाता है। अगर कोई वस्तु अगर आराम अवस्था में है तो वह विराम जड़त्व कहलाती है। अगला है कि गति की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसे गति जड़त्व कहा जाता है। संवेग का SI मात्रक क्या होता है? तो kg × मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। अगला है न्यूटन के गति के नियम किस शाखा से संबंधित है? तो ये यांत्रिकी शाखा से यानी कि मैकेनिकल शाखा से संबंधित है। अगला है अंतरिक्ष में चलने वाला अंतरिक्ष यात्री किस सिद्धांत का उपयोग करता है? तो ये क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत का उपयोग करता है। याद रखिएगा आप सभी, यानी कि ये न्यूटन का तीसरा नियम के तहत ही कोई व्यक्ति पृथ्वी से अंतरिक्ष जा सकता है। बात समझे? अब आइए हम प्रकाश को देखते हैं, यानी कि लाइट को। देखिए लाइट से संबंधित प्रश्न को देखिएगा। प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये प्रकाश की चाल है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, याद रखिएगा, जबकि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष कितने रंगों का होता है? तो इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होता है। याद रखिएगा कितना? 7 रंग। अगला है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, परावर्तन और अपवर्तन होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, परावर्तन और अपवर्तन 2 ही नियम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सफेद प्रकाश का परिकिरण किससे होता है? तो देखिए सफेद प्रकाश का परिकिरण जो होता है ये आपका प्रिज्म से होता है। बात समझे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए अभी जो जितने प्रश्न आपको हम दे रहे हैं ना, ये आपके पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे ही एग्जाम है, एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को रिवाइज कर लेना है। बात समझे आप सभी? छोटा सा वीडियो है पर पूरा निचोड़ इसमें दिया गया है। अगर इसको एक बार देख के चल जाइएगा तो प्रश्न करीब करीब यहीं से आ जाएगा। और बाकी बात क्या करना है, चीज़ें आपको रिवाइज करते रहना है, काम आपका हो जाएगा। ज़्यादा घबराना नहीं है आप सभी को। ये आपको जो दे रहे बर्मास्त दे रहे हैं, ठीक है, मेहनत तो लगा है बट आपको आसान कर देगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 26 का राइट आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रकाश का अपवर्तनांक किस कारण होता है? तो देखिए अगर प्रकाश का अपवर्तनांक की बात किया जाए तो ये किस कारण से होता है, कोई बता सकते हैं हमको? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा माध्यम परावर्तन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कैमरे में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? 28 नंबर ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो देखिए कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कैमरे में उत्तल, और गाड़ी का जो आपका साइड मिरर होता है ड्राइवर के पास, उसमें भी उत्तल लेंस होता है, जबकि हेडलाइट में गाड़ी का अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये आपका रेटिना पर बनता है। कहाँ पे? रेटिना पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, तो दूर का वस्तु देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। वहीं दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु तो दिखता है पर नजदीक का नहीं दिखता है, तो नजदीक का देखने के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं। आइए प्रकाश से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे देख लीजिए फटाफट आप सभी। देखिए प्रकाश क्या है? तो ये ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश तरंग। प्रकाश सीधी रेखा में चलने के गुण को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का रेखीय संचरण कहते हैं इसे। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। प्रकाश
का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि प्रकाश आया, ठीक है, और किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस चले जाना को हम सभी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये आपका आभासी और सीधा होता है। ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण पर आभासी सीधा बनता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे देखने वाले दर्पण यानी कि ड्राइवर के जो पास दर्पण होता है। अगला है पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, ये अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। श्वेत प्रकाश में कितने रंग हैं? 7 रंग हैं। इंद्रधनुष का सबसे ऊपरी रंग लाल होता है। इंद्रधनुष का सबसे निचला रंग कौन सा है? तो बैंगनी है। अगला है कि प्रकाश का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडला प्रकाश का एसआई मात्रक है। किस रंग का विचलन सबसे अधिक है? तो बैंगनी रंग का विचलन अधिक है, जबकि तरंगदैर्घ्य इसका कम होता है। जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा है और इसका विचलन क्या होता है? कम होता है। बात समझे? किस रंग का विचलन कम होता है? तो लाल रंग का। मानव आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस को। कैमरा में कौन सा लेंस उपयोग होता है? उत्तल लेंस। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। चीजें क्लियर हैं? अब आइए ध्वनि को देख लीजिएगा, साउंड को। देखिए यहां से जो प्रश्न बन सकता है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो आपको बताए थे कि ये अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है? क्योंकि माध्यम का अभाव होता है निर्वात में। बात समझे? ध्वनि का चाल ठोस में सबसे ज्यादा होता है, जबकि निर्वात में क्या होता है? कम होता है या नहीं के बराबर होता है। तो इसमें कह सकते हैं माध्यम का अभाव होता है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। अगला है मानव कान कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? तो याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की जो आवृत्ति वाला ध्वनि है, ये मानव का कान सुन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है? तो ये आपका परावर्तन के कारण, यानी कि सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो आपको बताए थे कि ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगा और निर्वात में नहीं के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो देखिए प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और ये मानव का कान नहीं सुन सकता है। इसका प्रयोग व्हेल करता है, व्हेल मछली जो होता है, चमगादड़ इसका प्रयोग करता है प्राश्रव्य ध्वनि का। ठीक है। अगला है अविश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये आपका 20 हर्ट्ज से कम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये भी मानव का कान नहीं सुन सकता है। ये जैसे कुत्ता बिल्ली हो गया, वो सभी इन ध्वनि को सुन सकता है। अगला है ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो याद रखिएगा आयाम पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सोनार जो है प्रतिध्वनि पर कार्य करता है। याद रखिएगा आप सभी, सोनार किस पर कार्य करता है? प्रतिध्वनि पर। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का एसआई मात्रक क्या है? तो ध्वनि का एसआई मात्रक हर्ट्ज जो होता है, क्या होता है? हर्ट्ज जो होता है। चलिए अगला देख लीजिएगा आप सभी, ध्वनि से संबंधित प्रश्न को देख लीजिएगा जो वन लाइनर प्रश्न है। देखिए ध्वनि क्या है? तो ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्घ्य है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि नहीं सुनाई देती क्योंकि माध्यम का अभाव होता है निर्वात में, इसीलिए नहीं सुनाई देता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में है? ठोस में है। ध्वनि का चाल वायु में लगभग कितना है? 332 मीटर प्रति सेकेंड है। ध्यान रखिएगा वायु में। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होता है? डेसिबल होता है। डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है, इसे अविश्रव्य कहा जाता है, इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। उसके बाद जो है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली ध्वनि कहलाती है, इसे प्राश्रव्य तरंग कहा जाता है, अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। अगला है चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि का उपयोग करता है? प्राश्रव्य ध्वनि का। उसके बाद देख लीजिएगा आप सभी कि सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर। प्रतिध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है? तो ध्वनि के परावर्तन के कारण। अगला है प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी होना चाहिए? तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तापमान और माध्यम पर निर्भर करती है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज जो होता है। देखिए ध्वनि तरंग में 1 सेकंड में होने वाले कंपन क्या कहलाता है? इसी को आवृत्ति कहते हैं। तो ध्वनि तरंग का 1 सेकंड में जो कंपन होता है इसको आवृत्ति कहते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ध्वनि का उच्चपन यानी कि ऊंचापन जो है ये आपका किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। जो उसका पिच होता है, पिच, ये किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ध्वनि का तारतम्य किस पर किससे संबंधित है? जो तारतम्य होता है जिसे पिच कहा जाता है, ये भी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करता है? आयाम पर। जो तीव्रता है ध्वनि का आयाम पर निर्भर करता है। संगीत और शोर में क्या अंतर है? देखिए, संगीत जो होता है ये मधुर होता है, जबकि शोर कर्कश होता है। याद रखिएगा, शोर अगर किया जाएगा तो कान में आप देखिएगा तो बहुत जोर से एकदम झंझनाहट लगेगा आपको, ठीक है। जबकि संगीत अगर बजेगा तो वो मधुर आपको सुनाई देगा। अगला है, मानव कान का कौन सा भाग ध्वनि तरंगों का ग्रहण करता है? तो ये कर्ण पर्दा करता है। याद रखिएगा आप सभी, कर्ण पर्दा जो है ये आपका ध्वनि तरंगों का ग्रहण करता है। प्रासरभ ध्वनि का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो चिकित्सा एवं सोनार में प्रासरभ ध्वनि का उपयोग होता है। अगला टॉपिक करते हैं ऊष्मा। देखिए, हीट की अगर बात किया जाए तो यहाँ से देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी से। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए, ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है, यानी कि ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि ताप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो देखिए, जिससे हम सभी ताप मापते हैं इससे हम सभी किस नाम से जानते हैं? कोई बता सकते हैं हमको? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, थर्मोमीटर से ताप को मापा जाता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऊष्मा किस दिशा में प्रभावित होती है? तो देखिए, ऊष्मा जो होती है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। तो याद रखिएगा, जिधर उच्च ताप रहेगा ना, ठीक है, तो वहां से प्रभावित होकर वो आपका निम्न ताप में आएगा। बात समझे आप सभी? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर होगा, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, निम्न से उच्च नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन था बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापते हैं बैरोमीटर से। अगला क्वेश्चन है कि जल का हिमांक कितना होता है? तो देखिए, जल का हिमांक बिंदु जो होता है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा आप सभी। और बॉइलिंग कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हिमांक इसका 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर आके जल क्या हो जाता है? जम जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जल का क्वथनांक कितना होता है? तो देखिए, क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जहां पर कह सकते हैं जल उबलना चालू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? मान लीजिए एक लोहा का रड है और इस ओर को गर्म करते हैं, तो ध्यान रखिएगा धीरे धीरे ये पूरा रड गर्म हो जाता है। तो ये आपका चालन विधि से होता है। याद रखिएगा आप सभी। तो धातु जो गर्म होता है वो चालन विधि से होता है। जबकि अगर विकिरण विधि से बात किया जाए तो मान लीजिए सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक जो आता है वो आपका किस माध्यम से आता है? तो ये आपका विकिरण माध्यम से। मान लीजिए कि एक यहाँ पर क्या है आपका, एक आग लगा हुआ है, ठीक है, और एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। तो अगर इस व्यक्ति को इसका ऊष्मा मिल रहा है ना, तो ये आपका विकिरण विधि से मिल रहा है। संवहन विधि से वायुमंडल गर्म होता है। इसके अलावा कह सकते हैं दूध हो गया, पानी हो गया, ये सभी संवहन विधि से गर्म होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि से आती है? तो अभी बताएं, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा जो है ये आपका विकिरण विधि से आती है, क्योंकि इस समय किसी भी चीज का माध्यम नहीं होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। सूर्य कहां पर है, पृथ्वी कहां पर है, तो डायरेक्ट भी इसका ऊष्मा आपको देखने के लिए आपको महसूस होता है। तो ये विकिरण विधि से होता है। बात समझिए आप सभी? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सी वाला राइट आंसर होगा, संवहन विधि नहीं होगा। द्रव में ऊष्मा का संचरण किससे होता है? तो देखिए, जो द्रव होता है जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, इसमें जो ऊष्मा का संचरण होता है वो आपका संवहन विधि से होता है। संवहन विधि में क्या होता है? मान लीजिए कि एक आप सभी पतीला में पानी लिए हैं, ठीक है, जैसे उसको आग पे चढ़ाइएगा तो नीचे वाला पार्ट क्या होता है? गर्म होता है। और नीचे वाला पार्ट जैसे गर्म होगा तो वो धीरे धीरे ऊपर उठ जाएगा और फिर ठंडा वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को संवहन विधि कहा जाता है। अगला है, सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक क्या है? तो सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक जो हो जाता है वो चांदी। याद रखिएगा आप सभी। चलिए, अगला है कि सबसे अच्छा ऊष्मा रोधी कौन सा है? तो देखिए, सबसे अच्छा ऊष्मा रोधी हो जाएगा आपका वायु। याद रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। अगला देख लीजिएगा, अब ऊष्मा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए। देखिए, ऊष्मा क्या है? ये ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। तापमान मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? थर्मोमीटर कहते हैं। ऊष्मा किस दिशा में प्रभावित होती है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। मानव शरीर का समान तापमान 37 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछा जाए तो 310 डिग्री केल्विन होता है। जल का क्वथनांक बिंदु क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा के संचरण
के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं, जिसमें कि आपका चालन विधि, संवहन और विकिरण हो जाएगा। तो ये ऊष्मा संचरण के विधि हैं। देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण विधि से धातु ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गमन करता है या मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इसी कारण से धातु जो है ऊष्मा का अच्छी चालक मानी जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। थर्मस फ्लास्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मा संचरण रोकने पर कार्य करता है। पारा किस यंत्र में प्रयोग किया जाता है? तो पारा का उपयोग थर्मोमीटर में करते हैं, याद रखिएगा आप सभी, थर्मोमीटर में। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन का। ऊष्मा और ताप में क्या अंतर है? तो ऊष्मा ऊर्जा है, जबकि ताप क्या है? ये एक मापक है, याद रखिएगा आप सभी। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसकी कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कण की गति इसकी बढ़ जाती है। काले रंग की वस्तुएं ऊष्मा को कैसे अवशोषित करती है? तो अधिक। ध्यान रखिएगा आप सभी, काला वस्तु अगर, या कह सकते हैं काला कपड़ा अगर पहनिएगा तो ऊष्मा का सबसे ज्यादा अवशोषण करता है काला कपड़ा, क्योंकि ये परावर्तित नहीं कर पाता है। जबकि सफेद वस्तु की बात किया जाए तो ये ऊष्मा को कम अवशोषित करती है, और ये सफेद वस्तु क्या करती है? परावर्तित कर देती है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मी के समय में काला वस्त्र नहीं पहन के व्हाइट वस्त्र पहनना चाहिए, सफेद वस्त्र, क्योंकि वो ऊष्मा को परावर्तित करती है। अगला है, समुद्री हवाएं किस कारण से उत्पन्न होती है? तो संवहन के कारण से उत्पन्न होती है समुद्री हवाएं। क्लियर है? अगला है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो फ्रीऑन गैस की उपयोग की जाती है रेफ्रिजरेटर में। उसके बाद अगला देखिएगा, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो बिना ताप परिवर्तन के अवस्था परिवर्तन में लगने वाले ऊष्मा को ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसके बाद है, ऊष्मा का अच्छा चालक पदार्थ कौन सा है? तो तांबा सबसे अच्छा चालक पदार्थ है। अब आइए समझिएगा लेंस को। देखिए, लेंस से जो बनने वाला प्रश्न है इसको समझिएगा। 61 है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस आपका 2 ही प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल लेंस। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो इसे हम सभी अपसारी लेंस कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, अवतल को अपसारी कहा जाता है। अगला है, दूरदृष्टि में कौन सा लेंस का उपयोग होता है? तो इसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है, क्योंकि दूरदृष्टि में दूर का वस्तु दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है, तो नजदीक का देखने के लिए उत्तल लेंस। चलिए अगला है कि आवर्धक कांच में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का ही उपयोग करते हैं। बी राइट आंसर होगा। अगला है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये आपका डायोप्टर होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो देखिए, अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है यह आपका आभासी और सीधा बनता है, यानी कि सी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, आभासी और सीधा। कैमरे में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो इसमें भी उत्तल लेंस का प्रयोग होता है कैमरे में। उसके बाद है, मानव नेत्र में कौन सा प्राकृतिक लेंस होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस ही होता है, याद रखिएगा, प्राकृतिक रूप से। अगला क्वेश्चन है कि लेंस में प्रकाश का कौन सा गुण दिखाई देता है? तो लेंस में प्रकाश का अपवर्तन गुण दिखाई देता है। कौन सा गुण? अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अब आइए दर्पण से संबंधित प्रश्न को देखिएगा, मिरर से संबंधित। देखिए, समतल दर्पण पे प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो देखिए, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, याद रखिएगा आप सभी, यानी कि इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण किस प्रकार का है? तो अवतल दर्पण जो होता है यह आपका अभिसारी दर्पण होता है, जबकि उत्तल जो होता है यह आपका अपसारी दर्पण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वाहन के पीछे देखने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो वाहन के पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है? बड़ा चीज को छोटा करके दिखाता है, जबकि अवतल दर्पण की बात किया जाए तो यह आपका क्या करता है? छोटा चीज को बड़ा करके दिखाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सेविंग दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो देखिए, सेविंग दर्पण में अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। डॉक्टर चिकित्सा में अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। आंख कान जांच करने के लिए अवतल दर्पण होता है। अगला है कि दंत चिकित्सा में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो अभी बताएं कि अवतल दर्पण होता है, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है? छोटा चीज को बड़ा करके दिखाता है, इसीलिए डॉक्टर इसका उपयोग करता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? समतल दर्पण की यहाँ पर बात किया गया है, तो ये वस्तु के बराबर ही होता है। ध्यान रखिएगा, समतल में। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण में प्रतिबिंब बनने का कारण क्या है? तो देखिए, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ये परावर्तन के कारण बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण सूर्य के किरणों को कहाँ एकत्रित करता है? तो देखिए, अवतल दर्पण जो होता है ये सूर्य की किरणों को एकत्रित जो करता है ये फोकस पर करता है। कहाँ पे?
जो फोकस बिंदु होता है ना, यहीं पर एकत्रित कर देता है। तो यानी सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, उत्तल दर्पण का मुख्य उपयोग क्या है? तो देखिए, उत्तल दर्पण का मुख्य उपयोग होता है विस्तृत क्षेत्र को देखना। ध्यान रखिएगा आप सभी, जो बड़ा क्षेत्र है उसको छोटा करके देखना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। विस्तृत क्षेत्र को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अब थोड़ा सा मिश्रित भौतिक विज्ञान का प्रश्न देख लीजिएगा, एमसीक्यू, यानी कि सभी चैप्टर का। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष ये दूरी की इकाई होता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो इसमें धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, जबकि प्रोटॉन पे धन आवेश और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। देखिए, अगर परमाणु कक्षा की बात किया जाए तो इसके कक्षा में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर गमन करता है। बात समझे। अगला है, न्यूट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? तो इसमें आपका कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबक का वह भाग जहां आकर्षण अधिक होता है वो क्या कहलाता है? तो देखिए, चुंबक का वह भाग जहां आकर्षण ज्यादा होता है, जो आकर्षित ज्यादा करता है, उसे ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? ध्रुव। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी कैसी चुंबक है? देखिए, पृथ्वी एक विशाल चुंबक है, ध्यान रखिएगा आप सभी। पृथ्वी एक विशाल चुंबक है जो हर चीज को अपनी ओर खींचा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जनित्र, जिसे जनरेटर कहा जाता है, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? तो जनरेटर क्या करता है? पहले घूमता है, उसके बाद क्या करता है? उसके बाद विद्युत उत्पन्न करता है, यानी कि यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। घूमना मतलब यांत्रिकी करना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। बाकी बात आपसे सौर सेल देखते हैं, तो ये क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो देखिए, घनत्व का सूत्र होता है m/v हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वेग का सूत्र। वेग का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। बात समझे, क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, त्वरण का सूत्र क्या होता है? तो त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, ठीक है। वेग में परिवर्तन बटा समय, सी राइट आंसर होगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1 यानी कह सकते हैं 2mv², यानी कि ½ mv² हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh होता है, ठीक है। क्या होता है? mgh, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि दाब का सूत्र क्या होता है? तो देखिए, दाब का सूत्र हो जाएगा F/A हो जाएगा। F यानी कि फोर्स, यानी कि बल बटा क्या हो जाएगा? बल बटा आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, संवेग का सूत्र क्या होता है? तो देखिए, अगर संवेग की बात किया जाए तो इसका हो जाएगा mb हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। mb इसका राइट आंसर होगा। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? तो विद्युत धारा का सूत्र आप सभी को बताना है, बता सकते हैं कोई? इसका राइट आंसर क्या होगा? Q/T, ध्यान रखिएगा आप सभी। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? Q/T। जहां पर आपका Q जो हो जाएगा ये आपका आवेश होगा, याद रखिएगा आप सभी। Q आवेश होगा और T जो हो जाएगा ये आपका समय होगा, याद रखिएगा आप सभी। T समय हो जाएगा। और जो आप सभी संवेग वाला देख रहे हैं, तो संवेग में जो m है, m क्या है आपका? ये आपका द्रव्यमान है। क्या है आपका? द्रव्यमान है, याद रखिएगा आप सभी। द्रव्यमान गुना आपका वेग हो जाएगा। तो वेग ये v जो है ये आपका वेग है, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो देखिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ये गलत हो जाएगा, 36 नहीं होगा, यहाँ पर 3.6 वाला होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा उपयोग होती है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा उपयोग होती है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए, प्रकाश संश्लेषण दिन के समय में ही पौधे करते हैं और ये सूर्य के प्रकाश में करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है। अगला है, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो कुल इसमें 7 मूल मात्रक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो परमाणु का केंद्र को हम सभी नाभिक कहते हैं, और नाभिक में प्रोटॉन और आपका क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर गमन करता है, ठीक है।
तो ये 100 प्रश्न कंप्लीट हुआ है। अब थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है चुंबकत्व। यहाँ से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको ध्यान रखिएगा आप सभी, जहाँ से प्रश्न आ सकता है पेपर में। पहला है चुंबक के दो ध्रुव कौन कौन से होते हैं, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होता है चुंबक का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 कि समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, तो प्रतिकर्षित करते हैं। अगर समान ध्रुव दोनों है तो ये प्रतिकर्षित करेगा और विपरीत रहेगा तो आकर्षित करेगा। तो असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा में ठहरता है, तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। बात समझे। अगला है कि प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है, तो लोह चुंबकीय पत्थर जिसे हम सभी मैग्नेटाइट कहते हैं, ये आपका प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है। कृत्रिम चुंबक का उदाहरण क्या हो जाएगा, बार चुंबक, याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए प्रयोग करते हैं टेस्ला का। उसके बाद है चुंबक का सही मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। विद्युत मोटर में किस सिद्धांत पर कार्य करता है, देखिए विद्युत मोटर जो है ये आपका चुंबकीय प्रभाव पर ही कार्य करता है। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, याद रखिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। अगला है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोजकर्ता कौन था, माइकल फैराडे था, याद रखिएगा। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो नर्म लोहा का उपयोग करते हैं अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम सभी इस्पात का प्रयोग करते हैं। अस्थायी की बात किया जाए तो नर्म लोहा, और अस्थायी की बात किया जाए तो इस्पात का। पृथ्वी किस प्रकार का चुंबक है, तो ये एक विशाल चुंबक है। कंपास की सुई किस दिशा पर कार्य करती है, तो ये चुंबकीय दिशा सिद्धांत पर कार्य करती है कंपास की सुई, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे। अगला है चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस ध्रुव से निकलती है, तो ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है ये आपका उत्तरी ध्रुव से निकलती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस ध्रुव में प्रवेश करती है, तो ये दक्षिणी ध्रुव में निकलती है। जैसे कि ये कह सकते हैं कि ये आपका चुंबक है, ठीक है, तो निकलेगा उत्तरी ध्रुव से और यहाँ पर ये दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेगा, ठीक है। निकलेगा उत्तरी ध्रुव से, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेगा, फिर निकलेगा, फिर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेगा और फिर ये ऊपर चल जाएगा, फिर निकलेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। ये ऊपर जाएगा, फिर निकलेगा, फिर ये दक्षिणी ध्रुव में आएगा, फिर ऊपर चल जाएगा। इसी प्रकार से ये काम करता है, ठीक है। तो ये आपका उत्तरी ध्रुव से निकलेगा, दक्षिणी ध्रुव में जाएगा, फिर उत्तरी ध्रुव से निकलेगा, दक्षिणी ध्रुव में जाएगा। बात समझे। अगला है विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो क्रेन हो गया, घंटी हो गया, मोटर में किया जाता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग होता है, तो दाहिने हाथ का नियम, फ्लेमिंग का जो दाहिना हाथ है उसी नियम का उपयोग करते हैं। MRI मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पर कार्य करता है, जो MRI मशीन होता है। बात समझे। उसके बाद है लोहे की वस्तुएं चुंबक से क्यों आकर्षित होती है, क्योंकि चुंबकीय गुण के कारण। जो लोहे का वस्तु होता है ये चुंबक की ओर आकर्षित होता है, इसका कारण है चुंबकीय गुण। अगला है चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। अचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण जैसे लकड़ी हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, ये सभी अचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। तो इस प्रकार से हम चुंबकत्व भी कंप्लीट करवा दिए हैं। तो चलिए आज कितना है, आज के सेशन में लगभग आप सभी को 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव जो टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाए हैं। साथ में हर सब्जेक्ट में लगभग एक्स्ट्रा 25 क्वेश्चन हम आपको वन लाइनर वाला क्वेश्चन करवाए हैं। तो लगभग जो है कि आपका 200 से लगभग 300 प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है आज की सेशन में भौतिक विज्ञान का। इसको सिर्फ बार बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्विक वीडियो है, यानी कह सकते हैं कि लास्ट समय के लिए ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। सिर्फ इसको रिवाइज करके चल जाइएगा, करीब करीब प्रश्न बना के आइएगा और करीब करीब प्रश्न यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देंगे आप सभी। जय हिंद।